अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की मुल्क वापसी तो हो गई है, उनको केसेस में रिलीफ भी मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके चैलेंजेस कुछ अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, या अभी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिससे निमटना बाकी है। अहम वजह तो ये है कि जो मुल्क में आबाद और जो कि तासुर है कि वो डील के तहत मुल्क में वापस आए हैं, तो उनके साथ जो लेवल लग रहा है वो सिलेक्टेड प्लस का भी लग रहा है और लाडला का भी लग रहा है। इससे जान किस तरह से छुड़ाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कोई बयानिया नहीं बन पा रहा। नवाज शरीफ साहब के लिए हमेशा से कहते थे कि वो माजी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं। आपको याद होगा कि लंदन में आने से कबल उन्होंने एक बयान दिया था जिसपे शहबाज शरीफ साहब उल्टे पैर वापस गए थे लंदन, उनको समझाया था कि आपने ये बात नहीं करनी। अब फिलहाल नवाज शरीफ साहब को वो बात करने से रोका हुआ तो है, लेकिन वो फिर भी जब वक्त होता है तो वो यही बात करते हैं कि मुझे क्यों निकाला, पद क्यों ख़त्म की, मुझे जेल में क्यों डाला। जजिस को भी, साबिक़ जजिस को भी वो निशाना तो बना रहे हैं, लेकिन जिसको वो असल में बनाना चाहते हैं उन पर वो भी पाबंदी है, वो बना नहीं पा रहे। आज भी जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, क्या कहा उन्होंने, शॉर्ट क्लिप है, वो सुनते हैं। बिला वजह हुकूमत खत्म कर दी गई। अगर वो मोमेंटम चलता रहता, दावे से अल्लाह के फजल करम से ये कहता हूँ कि आज पाकिस्तान दुनिया की मजबूत तरीन ताकतों में से एक ताकत होता। क्या होता है किसी को बिल्कुल ऐसे जैसे कुल्हाड़ा चला दिया, अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की, और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की। जो पिछले 70 साल में अपने इस मुल्क के साथ जो किया है, अल्लाह ना करे कोई भी अपने मुल्क किसी भी मुल्क के साथ ऐसा करे। ऐसे बंदों को लाने के भी हम खुद जिम्मेदार, वो आया नहीं था, वो लाया गया था। लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की डेट का अनाउंस कर दिया है और ज़ाब्ते अखलाक भी जारी हो रहा है। शेड्यूल अभी वो देने वाले हैं। मुल्क में इलेक्शन का थोड़ा बहुत माहौल बन रहा है। पीटीआई जो शिकायत करती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, केपीके में वो भरपूर तरीके से जो है उसका उन्होंने भी आगाज़ कर दिया है। कुछ मनाजिर हमने दीर में भी देखे, फिर करक में भी देखे, इसी तरह से पीपल्स पार्टी और इसी तरह से नून लीग। क्या सियासी माहौल बन रहा है और किस चीज़ की जो है वो आमद है, ज़रा इस पर खुल के गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा नवाज साहब, सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम खोकर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शो लेने पे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। री इमेजिनिंग पाकिस्तान के आप रूहे रवा भी हैं, उस हवाले से भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले ये जो हम एक पीएमएलएन की गवर्नमेंट ख़त्म की, इन सेंस कि ज़ाहिर वज़ीर आज़म को हटाया तो वो कैबिनेट डिसॉल्व हुई। अब जिस बयानिए की हम बात कर रहे हैं और जो बयानिया नवाज शरीफ साहब अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या बज़ाहिर उनको मिल नहीं रहा, और फिर जो उनके ऊपर लेबल्स लग रहे हैं, कभी लाडला के और लाडला प्लस के भी लग रहे हैं, सिलेक्टेड प्लस के भी लग रहे हैं, ये आपको लगेगा कि ये डैमेज कर रही हैं उनकी सियासत को, उनकी पार्टी की सियासत को? जी नादिया, मेरे ख्याल से काफी डैमेज तो कर चुकी हैं उनकी सियासत को। एक बयानिए का जो पलटा खाया है मुस्लिम लीग नून ने, वोट को इज्जत दो से जो डील की सियासत है, उसने ऑलरेडी काफी डैमेज कर दिया है उनके परसेप्शन को। और हमारे दौरे हाजिर का अलमिया ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया नहीं है, और वो एक 2014-15 में अपने आप को हुकूमत से फारिग किए जाने के बाद पैनामा केस के उस एक बयानिए को, घिसे पिटे को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो लोग अब मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में बहुत कुछ पुलों के नीचे से बह चुका है और ये गुफ्तगू बहुत पुरानी हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान में लोगों के जो माशी मसाइल हैं वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि 40% के करीब आपकी इन्फ्लेशन, महंगाई की शरह हूवर कर रही है। लोगों को नहीं पता कि उन्होंने अपना महीना कैसे गुजारना है, उन्होंने अपना हफ्ता कैसे गुजारना है, या जो दिहाड़ीदार तबका है कि उन्होंने अपना दिन कैसे गुजारना है। और यहाँ पर सियासी जमातें इस चीज में लगी हुई हैं कि मेरे साथ आज से 10 साल पहले ये ज्यादती हो गई, ये ज्यादती हो गई। लोग जो है वो इस बयानिए को मानने के लिए मेरा नहीं ख्याल के तैयार है। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हमारे मुल्क में कोई भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, और बजाय इसके कि वजीर आजमों को उनकी प्रोग्रेस के ऊपर जज किया जाए, उनको एक विक्टिमहुड का नैरेटिव प्रोवाइड कर दिया जाता है हमारी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। तो जब वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो वो विक्टिमहुड का नैरेटिव लेके लोगों में जाते हैं और उसकी बुनियाद पर फिर हमदर्दी हासिल कर कर वोट लेते हैं। वो सेल भी तो होता है मुस्तफा खोकर साहब, वो सेल भी तो होता है।
जाहिरी बात है, अगर विक्टिमहुड का बयानिया ना दिया जाए, उनको अपना वक्त पूरा करने दिया जाए, और फिर वो इवेंचुअली अपनी प्रोग्रेस के ऊपर जज होंगे। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले खैबर पख्तूनख्वा तक में उनकी क्या हालत हो गई थी। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस वो हार रहे थे, उनके जो लोग थे वो टिकट नहीं लेना चाह रहे थे। मुस्लिम लीग, हमने सेनेट का, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन था तो उसके अंदर हम इत्तेहादी थे, और मुस्लिम लीग नून के टिकट के वादे के ऊपर भी कई लोगों ने वोट दे दिया था यूसुफ रजा गिलानी साहब को। उस वक्त नून लीग का बयानिया पॉपुलर था और इमरान खान साहब गैर मकबूल हो चुके थे। तो अगर वही वक्त उन्हें पूरा करने दिया जाता तो शायद बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस थी पंजाब में और महमूद खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में, तो पीटीआई इतनी बड़ी कुव्वत ना रहती। इसी तरह मुस्लिम लीग नून आज जिस बयानिए को जिंदा करने की कोशिश कर रही है वो भी कोई मुख्तलिफ तो नहीं है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अवाम के इश्यूज कहाँ है, मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स की बातें कहाँ है। हमने आखिर 76 सालों से जिस नहज पे हमने मुल्क को पहुंचा दिया है, ये दायरों का सफर कर करके, तो हमने 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों का भी तो सोचना है, उनके इश्यूज पे भी तो बात करनी है। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शंस होने चाहिए, मुकम्मल करे 5 साल, उसके बाद अवाम सवाल पूछे कि जी आपने 5 साल में किया क्या जो हम आपको दोबारा वोट दें। तो एक तरफ तो ये हो जाता है कि जिस तरह से आपने भी कहा कि उनको एक विक्टिम कार्ड मिल जाता है जिसको वो इजीली प्ले करें, लेकिन दूसरी तरफ हम देखिए इसको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं ऐसी डील्स को जिसके तहत नवाज शरीफ साहब वापस आए या उनको लाडला कहा जा रहा है, क्योंकि 2018 में भी हमने यही माहौल देखा। आज नून से बात करो तो वो कहते हैं कि जी 2018 में भी तो यही हुआ था, वो लाडला था तो ये लाडला प्लस हो गए, वो सिलेक्टेड था तो ये सिलेक्टेड प्लस हो गए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जिन कॉरिडोर से निकल कर आते हैं, भले ये टैग लगता है, उन कॉरिडोर्स के बगैर कोई और रास्ता भी तो नहीं है, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। उस ऑप्शन ना होने के लिए किसी सियासी पार्टी ने काम किया तो फिर तो उस डोर को क्लोज करने के लिए, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फिर हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में इर्तिका का, एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो रुक चुका है। और तमाम सियासतदान और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं कि इक़्तिदार के अंदर आने का जो रास्ता है वो जब तक एस्टेब्लिशमेंट से बेसाखियां ना हासिल की जाए उसके बगैर नामुमकिन है। तो अगर इर्तिका का अमल रुक गया है तो फिर मेरे ख्याल से हम फिर एक डेड माशरा है, एक मुर्दा माशरा है। लेकिन हम इस गिव अप तो नहीं कर सकते, हमें वो गुफ्तगू तो एटलीस्ट जारी रखनी चाहिए। और एक मौका ऐसा आया था हमारी सियासी तारीख में जब ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक इर्तिकाई अमल से गुजरते हुए मिसाके जमहूरियत इन्होंने साइन किया। अच्छा, अब उस मिसाके जमहूरियत में ये बाकायदा तौर पे शिक है और इन जमातों ने एग्री किया, वो शिक ये है कि कोई भी इस मिसाक को दस्तखत करने वाली जमात हुकूमत में आने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी। और अब अगर आप उस इर्तिका के अमल से गुजरने के बाद आज फिर इस मुकाम पर खड़े हैं कि आप एक डील के नतीजे में हुकूमत में आना चाहते हैं, तो आपने तो ना सिर्फ उस पॉलिटिकल प्रोसेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं मुल्क के, बल्कि उस इर्तिकाई अमल को भी आपने नुकसान पहुंचा दिया। और आपने एक नेचुरली एक अल्टरनेट स्पेस भी मेरे ख्याल से क्रिएट कर दी है, एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है कि अब लोग इस मुल्क में इस सियासत के मतलाशी हो जाएंगे कि ये हमें ऐसी सियासत चाहिए कि जिसमें डील ना हो। तो ये अब आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि ऐसा हमारा माशरा इस जाने बढ़ता है या नहीं। अच्छा, बात तो आपकी ठीक है, मैं मुख्तसर सी बात करूंगी क्योंकि आपने मिसाक़े जमहूरियत की बात की है कि एस्टैब्लिशमेंट से हुकूमत में आने के लिए कोई राब्ते नहीं होंगे। लेकिन उस मुआहिदे के फौरी बाद बीबी जब दुबई वापस आई थी तो उन्होंने मुशर्रफ साहब से बातचीत का आगाज़ किया, मुज़ाकरात किए और उन्हीं से NRO लेकर वापस आई। ये भी हमारी तारीख है। जी बिल्कुल, देखें जो चीजें तारीख में हुई है इस मिसाक के बाद वो सारी, जी उनको हम डिनाई तो नहीं कर सकते। फिर इसी तरह मियां साहब का आपको याद होगा काला कोट पहन कर सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे। तो ये फिर उसको सारे, जी हाँ, सियासतदान खुद ही अपने अमल से उस चीज को डिस्ट्रॉय करते रहे। लेकिन अब हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि आप फैसला तो कर लें इस मुल्क के साथ, और 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों का सवाल है, करना क्या है। ये जो हम तजर्बे करते रहे हैं, डायरेक्ट डिक्टेटरशिप्स भी देख लिए हैं, हाइब्रिड प्लस भी देख लिया है, हाइब्रिड का निजाम भी देख लिया है, अब ये नया जो एक खिताब मिला है उन्हें लाडले होने का, तो इन चीजों ने पहले भी तो डिलीवर नहीं किया। तो ये तो इंसैनिटी है कि आप वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि गलती कोई नहीं कर ले, वो गलती नहीं करने की भी हम में अब क्रिएटिविटी और वो गुंजाइश नहीं रहेगी।
सही बात है, सही नहीं से कर सकते तो गलती नहीं कर लें। अच्छा, लेकिन अब होगा क्या? मतलब देखिए ना, अब ये जो सा माहौल बना हुआ है, इसने तो क्वेश्चन रेस कर रहा है ना ये इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पे, इलेक्शन होने वाले इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी पे। एक तो ये चीज़ कि मुतनाज़ा, फिर एक कंट्रोवर्सी में हम पड़ जाएंगे कि जी इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा हो गए और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, और उसके नतीजे में आने वाली हुकूमत को फिर एक्सेप्ट कौन करेगा? यानी अगला फिर हम एक टेन्योर जो है वो इसी में देखेंगे, लैग पोलिंग हो रही है और जाली हुकूमत के ताने मिल रहे हैं। तो मुल्क को एक सियासी मुस्तहकम हुकूमत मिल पाएगी आपकी नज़र में इलेक्शन के बाद भी? जी, मेरा नहीं ख्याल कि एक मुस्तहकम हुकूमत मिल पाएगी। मेरा ख्याल ये है कि क्राइसिस जो है वो कंटिन्यू करेगा, और ये आने वाले जो इलेक्शंस हैं, क्योंकि ये फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, इसकी वजह से क्राइसिस हमारा बड़ा हो जाएगा। ये तो अब डिबेट करने का और इसकी तफसील में जाने की जरूरत ही नहीं है कि जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो वो तो सारी एविडेंस आपके सामने मौजूद है। और फिर इवेंचुअली नादिया होगा ये कि जब आपके पास लेजिटिमेसी नहीं होती, तो आप भले हुकूमत में साजबाज करके डील बनाकर आप आ तो जाएंगे, लेकिन आप उस हुकूमत को फिर कितना अरसा चला पाएंगे? जब आपके पास वो मॉरल अथॉरिटी ही नहीं होगी, तो इवेंचुअली उस मॉरल अथॉरिटी के ना होने की वजह से आप हुकूमत लंबा अरसा नहीं चला पाएंगे। 2018 में जब आरटीएस का फेलियर हुआ, बहुत सी जमातों को एतराज था। उस वक्त मेरे ख्याल में दूध के अंदर पानी मिलाकर इमरान खान साहब को हुकूमत में लाया गया, लेकिन इस वक्त तो पानी के अंदर दूध मिला के नवाज शरीफ साहब को हुकूमत में लेके आना पड़ेगा। लोगों का, आवाम का जो इस वक्त रुझान बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कम से कम नहीं नजर आता, और लोग इस तरह की सियासत को पसंद नहीं कर रहे। तो इसके नतीजे में बड़े पैदा होने वाले क्राइसिस जो है, फिर आप मईशत को नहीं संभाल पाएंगे, तो आम आदमी की जिंदगी तो मुतासर होती चली जाएगी, जिसको हम ऑलरेडी बहुत मुतासर कर चुके हैं। एग्जैक्टली। तो ये तो हो गई मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स। पीपल्स पार्टी को आप किधर देख रहे हैं? इधर अभी हमने एक एपिसोड देखी जिसमें वालिद और साहबजादे यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब ने थोड़ा सा को, बहरहाल वो एक अलग बात है, लेकिन लग ये रहा है कि जरदारी साहब प्लीज करने में लगे हुए हैं, अपना शेयर हासिल करने में लगे हुए हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। तो इनका कोई मुस्तकबिल देख रहे हैं पीपल्स पार्टी का? देखिए, मुस्तकबिल तो मेरे ख्याल से सिंध में काफी हद तक मजबूत है पीपल्स पार्टी। वहां पे कोई सीरियस उन्हें चैलेंज नहीं है। एक कोalition उनके अगेंस्ट बनाया जा रहा है कि जिसके अंदर तमाम मुस्लिम लीग जमातें, मुस्लिम लीग नून, JUI, GDA, MQM, ये सारी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी तो हो रही है। अब देखते ही हैं कि वो किस हद तक इनको चैलेंज दे पाते हैं। सिंध से बाहर मैं पीपल्स पार्टी को कहीं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नहीं देख रहा। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि उन्हें भी बैसाखियां फराम की जाए। वो कुछ लोगों पे जो नजरें जमा कर बैठे थे इलेक्टेबल्स पर, वो उनकी तरफ नहीं आए। बलूचिस्तान में बाप से जो लोग उनको बैसाखियां क्यों नहीं मिली? बात शुरू में तो ये हो रहा था ना कि पीपल्स पार्टी पे भी नजरे करम है, बाप के लोग भी उसमें शामिल होंगे, कुछ इलेक्टेबल्स होंगे, ये क्यों नहीं मिली उनको? मेरा ये ख्याल है कि पंजाब बैटल ग्राउंड है, पंजाब की सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं, और जिन लोगों को अगर कहा भी गया होगा कि आप पीपल्स पार्टी को जरा कंसिडर करें, तो उनके हाथ पांव फूल गए कि जिनके हल्के के अंदर पीपल्स पार्टी का कोई वोट ही नहीं है, तो बात में जाने का क्या फायदा। तो मेरे ख्याल से इलेक्टेबल्स की जानिब से एक रिलक्टेंस सामने आई थी। भारत और शायद कोई और ट्रस्ट डेफिसिट के भी शायद इश्यूज हो, लेकिन फिर हमने देखा कि इस्तेहकाम के अंदर जनूबी पंजाब से और दीगर पंजाब से काफी लोग वहां पर गए। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक साहब और महमूद खान साहब ने PTI पार्लियामेंटेरियंस बना ली। तो पीपल्स पार्टी की जो ख्वाहिशात थी या तवक्कुआत थी, वो पूरी नहीं हुई। इसी वजह से वो भी शायद थोड़ा खफा होकर उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का एक उनकी गुफ्तगू शुरू हुई, लेकिन वो इस वजह से थी। तो मैं उन्हें आउटसाइड सिंध कहीं एक मेजर प्लेयर के तौर पे नहीं देख रहा जी, अनफॉर्चुनेटली नहीं देख रहे। खोखर साहब, लास्ट क्वेश्चन, आपको हम कहाँ देख रहे हैं? मुस्तफा नवाज खोखर साहब को पीपल्स पार्टी के बाद कहाँ पर देख रहे हैं? और प्लस ये जो आपकी रीइमेजिनिंग पाकिस्तान थी, वो उसका मुस्तकबिल क्या है? कोई पॉलिटिकल पार्टी आप बनाने जा रहे थे, क्या करने जा रहे हैं? फिलहाल तो मैं आने वाला जो इलेक्शन है वो इंशाल्लाह इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करूंगा इस्लामाबाद से, और अगर लोगों ने चांस दिया, मुंतखब किया, अपनी नुमाइंदगी का हक दिया, तो बेहतर नुमाइंदगी करूंगा उनकी इंशाल्लाह, और अगर नहीं दिया तो बस घर बैठ के किताबें लिखूंगा।
जहां तक ये एक सोच है। और बड़ा रिस्क नहीं ले रहे आप? जी, अच्छा खासा जिंदगी है पैसा ही रिस्क लगता का है नाम, जिंदगी है ही रिस्क का नाम। ट्रू। मैं किसी सियासी जमात के अंदर कोई उस तरह की इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं देखता। जमातों के अंदर बादशाहतें कायम है, डिसेंट की गुंजाइश नहीं है, जमातें रिफॉर्म्स के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रही, तो मुझे किसी जमात के अंदर कोई ऐसी अट्रैक्शन नजर नहीं आती कि उसे ज्वाइन किया जाए। इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ूंगा, लोगों की आवाज एक कोशिश करूंगा कि एक अपनी हर चीज के ऊपर इंडिपेंडेंट राय उस ऐवान में कि जहां पर लोगों की किस्मत के फैसले होते हैं वहां पर एक गुफ्तगू करता रहूं। लेकिन अब ये तो लोगों के ऊपर है, और अगर ना हो सका तो फिर जैसे मैंने कहा कि कोई किताबें पढ़ेंगे और हो सकता है कोई एक आध किताब भी लिख मारूं, बस फिर इस तरह वक्त गुजारेंगे इंशाल्लाह। ग्रेट ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक मुस्तफा नवाज खोखर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जबरदस्त बात उन्होंने की है, और इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इस्लामाबाद से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि ये प्रोडक्टिव चीज़ भी होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि जमात आपको नहीं सूट कर रही है, जमात में डेमोक्रेसी नहीं है, आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, जो कुछ आप करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, तो आइए जी इंडिपेंडेंट लोगों को फेस करें, और मोस्ट प्रॉबली कि हम एक नई रिवायत ट्रेंड सेट करें। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा हमारे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब भी मौजूद होंगे, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और उनसे ज़रा जानेंगे कि मुल्क की सियासत अब आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगी। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और जिस तरह से आगाह किया था ब्रेक से कबल आरिफ हमीद भट्टी साहब और उसके साथ साथ आमिर इलियास राना साहब, दोनों शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आरिफ हमीद भट्टी साहब, प्रोग्राम के शुरू में हमने एक नवाज शरीफ साहब का एक क्लिप भी चलाया था। हुकूमत खत्म कर दी गई, अगर वो मोमेंटम चलता रहता, दावे से अल्लाह के फजल करम से ये कहता हूँ कि आज पाकिस्तान दुनिया की मजबूत तरीन ताकतों में से एक ताकत होता। क्या होता है किसी को बिल्कुल ऐसे जैसे कुल्हाड़ा चला दिया, अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की, और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की। जो पिछले 70 साल में अपने इस मुल्क के साथ जो किया है, अल्लाह ना करे कोई भी अपने मुल्क, किसी भी मुल्क के साथ ऐसा करे। ऐसे बंदों को लाने के भी हम खुद जिम्मेदार, वो आया नहीं था, वो लाया गया था। लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, कितनी सच्चाई है नवाज शरीफ साहब की बातों में? यकीनन सच्चाई होगी, बट द थिंग इज कि तासुर ये मिल रहा है कि मियाँ साहब जो है वो माजी से निकल नहीं रहे हैं, कोई सियासी बयानिया उनको नया मिल नहीं रहा है, और जो बयान बनाने की कोशिश की थी उस पर पाबंदी लग गई है, ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं याद मादी भी अजाब है यारो, छीन ले मुझसे मेरा हाजमा। मैं मादी में ज़्यादा जाना नहीं चाहता। मोहतरम नवाज शरीफ साहब नेशनल लीडर है, उनका हक है जो मर्जी कहे। उन्होंने साजिश की थी 2017 में, बकौल गालमन ये उस तरफ इशारा कर रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था, JIT बनी थी, तो यूसुफ रजा गिलानी को भी 2013 में सुप्रीम कोर्ट भेजा था, जब मियाँ साहब खुद गए थे काला कोट पहन के, अभी उतरो, मेरे सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं घर जाओ। तो इसमें कौन सी बात हुई मुझे बताएं? किसी भी मुंतहिब नुमाइंदे को साजिशों से नहीं भेजना चाहिए। लेकिन मियाँ साहब ये सोचे, 2 दफ़ा उनके दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई थी, 2 दफ़ा उनकी गई थी। जब यूसुफ रजा गिलानी गए थे, अगर ये साजिश से बकौल इनके साजिश से गए थे, तो 2000 और उसी हुकूमत में इनके भाई वजीर आज़म रहे 16 माह, तो उन साजिशों को बेनकाब कर देते। मुझे बता देना, मैंने रोका था, आपने रोका था, राना साहब ने रोका था। सियासतदान गुफ्तगू अलग करते हैं, इनके कोलो फेल का तजाद ही इन्हें ले बैठा है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, जिसकी भी हुकूमत जाती है वो गालियां देता। 2013 का इलेक्शन हुआ तो मुझे याद है आसफ अली जरदारी साहब ने मुझे खुद कहा सदर बने तो हाँ तेरा, उन्होंने खत्म हो गया था, उन्होंने कहा ये RO के इलेक्शन है। हर हारने वाला जीतने वाले पे इल्जाम लगाता है। कौन सा एक इलेक्शन है जिस पे इल्जाम नहीं लगा? लेकिन मेरी एक गुजारिश है, खुदारा इन सियासतदानों को चाहिए कि पुरानी रंजिशें नफरतों में ना बदलें। अब भी मौका है, एक टेबल पे बैठे तमाम पॉलिटिशियन साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, वरना ये इलेक्शन तारीख के बदतरीन मुतनाजा होंगे। 2018 कुछ भी नहीं है।
चले मैं 85 कुछ ठीक है भी भट्टी नहीं साहब, है। भट्टी साहब मैं वापस आती हूँ, जरा ये बयानिए वाली पे बात कर लूँ आमिर इलियास राणा साहब से भी। आमिर इलियास राणा साहब, लगता ये है कि जो नवाज शरीफ साहब एक्चुअली बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पा रहे, बयानिया बन नहीं पा रहा अपेरेंटली। पिछले माजी में ज़रूर है, लेकिन बात यह है कि जब आप 2013 से 17 की बात करते हैं तो फिर पिछले 16 माह की बात नहीं करते हैं। क्या कहेंगे आप सर इस पे? बात सिंपल सी है कि ये हर सियासतदान अपने अपने वक्त पे बोलता है और नवाज शरीफ पे कोई पाबंदी नहीं है। ये मीडिया ज्यादा हाइप क्रिएट करता है और नवाज शरीफ बोलते जा रहे हैं और बहुत खुल के बोलेंगे, ये आप नोट कर लें, इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत चीजें 21 अक्टूबर से भी कह दी और अब वो आहिस्ता आहिस्ता बात करते हुए आ रहे हैं। और वो किससे गिला कर रहे हैं? किसने किया? क्या मौजूदा आर्मी चीफ से कर रहे हैं? नहीं, जो आर्मी चीफ साहबका थे जनरल बाजवा, जिन्होंने ये माना कि इमरान खान मुझे कहता था कि इसको गिरफ्तार भी करो, इसे सजा भी दो, जेल में डालो, वरना मेरा इलेक्शन नहीं बनेगा। तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इनको सजा दी, लेकिन पाकिस्तान के किस कानून में लिखी हुई वो सजा थी? वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी से निकाली। ठीक है, जो लोग ये बात करते हैं कि उन्हें सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी, तो जब मरियम नवाज को बरी किया था तो वो कौन सी कोर्ट थी? जब नवाज शरीफ अगले हफ्ते बिल्कुल क्लियर कट बरी हो जाएंगे तो वो कौन सी अदालतें होंगी? वो पाकिस्तान की अदालतें नहीं होंगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, उसमें कोई है ही नहीं खबर। उसमें है क्या हाई कोर्ट में? मुझे बताएं। एवन फील्ड का जिस दिन मरियम नवाज को बरी किया तो जस्टिस साहब ने क्या पूछा था कि नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत है ना आपके पास? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा हम उनकी अपील पेंडिंग करते हैं। और वो जो उस वक्त आसिफ सईद खोसा साहब जो सिसिलियन माफिया और पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे और ऐवान सदर में ना भेजने की पदाश में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेके बैठ गए थे और फिर साफियों से ही कहा ऑफ द रिकॉर्ड करके, और फिर गिला भी किया कि मुझे तो ये बिल्डिंग का इशारा किया गया था ऐवान सदर का, तो मैं क्यों ना बोलूं? उन्होंने छेड़ दी थी ना। और फिर जब उनको समझ आ गई तो वो वापस हो गए कि 3 महीने 6 महीने में कानून साजी कर ले। यहाँ पे कोई साफ सुथरा नहीं है कि आप इसको इस तरह कह ले कि जी आज हंसी है और ठट्ठा है और कल कुछ गम था और खुशी थी। नहीं, ये सब साथ साथ चलते हैं। ये हिसाब किताब होने हैं, होंगे और वो बोलते चले जाएंगे। लेकिन जिनको बहुत शौक से लाया गया था उन्हें उतारा भी गया और अगलों ने सारी बात बता दी। अब कौन सी चीज छुप गई? 17-18 में क्या होता रहा? कोई चीज अब हम रह गया? 16 महीने में हर चीज एक एक करके मेरे और आपके सामने आई। इस मुल्क को जब IMF के साथ मुआहदा करके तोड़ा और तबाही का बाइस बने तो फिर ये महंगाई तो आनी थी। अब ये लोगों ने फैसला करना है कि 2018 में जब एक जमात को महकमा ज़राअत इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहा था जनूबी पंजाब से, सारे लोग चले गए थे वहां से। आपको पता है ना, ये जो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि भट्टी साहब की हंसी होती है या इनको रोना आ रहा होता है इस बात पे। तो वो मैं कह रहा हूं कि उसमें जब बार बार बयान आ रहा था महकमा ज़राअत और प्रेस रिलीज जारी होती थी सरतपा चेयरमैन नैब की, और उसके बाद वो लोग वफादारियां साउथ पंजाब वाले जो अब फिर बदल गए, जिनका ये वतीरा चल रहा है, ये किसने बदलवाई? ठीक है आप बताएं ना, कौन से शफाफियत ढूंढ रहे हैं और किस निजाम में ढूंढ रहे हैं आप? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आमिर इलियास राणा साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं जरा भट्टी साहब की तरफ चली जाऊं। भट्टी साहब, अब मामला ये है कि जिसको 2018 में लेकर आए थे उसको उन्होंने कहा कि जी ये तो चल नहीं रहा, उतार दिया। अब जिसको लेकर आने का तासुर है वो कंटिन्यू करेगा, उसके साथ आगे चीजें मामले चलेंगे नहीं चलेंगे? अगली हुकूमत आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर के बकौल आपके कि एक मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होगा तो उसके नतीजे में आने वाली हुकूमत क्या एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत होगी? नादिया, मैं तो लोगों के हंसने पे खुश होता हूँ। अल्लाह ताला आमिर इलियास साहब को सदा हंसता रखे। इन्हें हंसने से भी प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रही, अनबिलीवेबल है। अल्लाह मेरे भाई को खुश रखे। अच्छा, आपने किस किस को डिक्टेटर लाया, इस पे पूरा प्रोग्राम करने का आपके पास टाइम है? पैदाइश से बताऊंगा, स्टूडेंट लाइफ से। और भाई 17 का कह रहे हो, बला ये कमर बाजवा साहब को एक्सटेंशन इन्होंने दी, मैंने नहीं दी, आपने नहीं दी। ये है वो दजराए जो खरबों रुपए लाए। 1990 में नवाज शरीफ वजीर आजम बने, मेरे पास वो क्लिप पड़ा जंग का, मुझे 1 साल हुकूमत मिले तो मैं दुनिया की तकदीर बदल दूंगा। जियाउल हक की जिलानी की गोद से पैदा हुए। 85 के गैर जमाती इलेक्शन का है, जहां साफियों की बोली लगाई गई, जहां पॉलिटिशियनों की बोली लगाई गई, मोहम्मद हाँ जनेजो की पीठ पे छुरा घोंपा, उसके बाद 2 दफा बेनजीर की तस्वीर, फाश तस्वीरें फेंकी। बताऊं अब कौन सी डील के तहत कौन आया है? किसने कहा था ख्वाजा आसफ ने कि जनाब हमें तो कमर जवेद बाजवा ने भेजा है। मान लिया कमर जवेद बाजवा इनके मुताबिक ठीक नहीं थे,
तो उनके साथ उन्होंने डील करके उसके साथ क्यों गए? ख्वाजा आसफ साहब वज़ीर दफा, ये बयान उनका रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैं इमरान खान का तर्जमान नहीं हूँ, राना सब रज के उनके बारे में रिपोर्टें खबरें दें। मैंने उनकी हुकूमत में 5 महीने बाद एयरवाई पे प्रोग्राम किया था बुज़दार और फरा का, जो रिकॉर्ड पे है। लोग तो अब कह रहे हैं ना, मैं जो आपको 2018 की बात बता रहा हूं। तो मेरी मोहतरमा, नवाज शरीफ के मुंह से जमहूरियत अच्छी नहीं लगती। और मैं बता दूं, ये कतन मुंह नहीं खोलेंगे। ये सजाद अली शाह पे हमला कराया एक चीफ जस्टिस से, चलो ये नाराज, आसफ सईद खोसा से भी ये नाराज, साकिब निसार से भी ये नाराज, उमर अता बंदयाल से भी नाराज। कई जस्टिस कयूम की तो तारीफ कर दें, जस्टिस मलक राशिद वो जो बेचारे की वीडियो बनाई थी उसकी तो तारीफ कर दें, जिसने बेनजीर भट्टो को फांसी, जुल्फकार अली भट्टो को फांसी लगाया था। कभी इन्होंने उसकी बात की? ये कमाल है यार। आप हर चीज 5-6 आर्मी चीफ से ये लड़ चुके हैं, वो ये चाहते क्या हैं? वो भाई अच्छी बात है अगर अब आवाम इनकी सजा माफ कर देती है अदालत, तो हम कहेंगे हक है। ये जी बात है, मीठा मीठा हाँ, कड़वा कड़वा थू थू। अच्छा, सियासत ऐसी चल रही है, अफसोस की बात है, वेरी अनफॉर्चुनेट एज वेल। ब्रेक ले लेते। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात यही है कि अगर के ये जो हमें दिखाई दे रहा है, और ख़ासतौर पे छोड़ दें वो जमातें जो कि लाइक पीटीआई जो कि मुखालफिन में शुमार होती है नून लीग के, लेकिन पीपल्स पार्टी भी ये बात कह रही है सिलेक्टेड प्लस की भी आवाज़ें आ रही हैं, लाडला की भी आवाज़ें आ रही हैं। आमिर साहब, राना साहब, ये किस तरह से बच पाएंगे और किस तरह से ये जो टैग्स और ये जो लेबल्स लग रहे हैं, इससे छुटकारा मियाँ साहब हासिल कर पाएंगे आपको लगता है आने वाले वक्त में? मैं भट्टी साहब से दुआ उनके लिए भी चाहूंगा कि सदा मुस्कुराते रहे, लेकिन आवाज से पता नहीं चलता कि वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। बहरहाल मैं अपना जवाब देता हूँ। जो उन्होंने स्टार्ट किया नवाज शरीफ का, बिल्कुल उन्होंने, बल्कि 83 से वजीर खजाना जनरल ज़ियाउल हक से बने थे, सिर्फ वजीर आला नहीं बने थे, लेकिन बात का बंद जो उन्होंने किया, बात कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप इस तरह की बात करते हैं और एंड पे जाके कहते हैं हर आर्मी चीफ से बिगड़ी, तो क्यों बिगड़ी? अगर वो उनके कासा लेस होते तो बिगड़ती, फिर तो ना बिगड़ती ना। आपको बताता हूं, जब आईजीआई बन गई थी और जतोई साहब वजीर आजम के उम्मीदवार थे और वो साहिवाल जलसे में थे और वहां नीचे से वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लग रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई मैं आगे जलसे नहीं करता, मैं जा रहा हूं। आईजीआई की मीटिंग थी और सरबराही मिलनी थी मौलाना समीउल हक को, और उन्होंने बैठ के मोहम्मद खान जुनेजो और जतोई मरहूम सबकी मौजूदगी में कहा कि मैं अपनी बारी नवाज शरीफ देता हूं। उस दिन उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट पीछे रह गई थी और नवाज शरीफ आगे चले गए थे। वो किसी की उस बुनियाद पे वजीर आजम नहीं बने थे, वरना मुस्तफा जतोई ही उम्मीदवार थे। ये बात ध्यान में रख लें। और फिर ये सारा जवाब जो भट्टी साहब ने दिया ना, 6 आर्मी चीफों से जो लड़ाइयों की बात कर रहे हैं, अच्छा, तो इसलिए हुई कि वो वजीर आजम के ओहदे पे के नतीजे में आए। मेरी बात सुने ना, मुझे जवाब पूरा दे देने दें कि वो जब 6 दफा लड़े हैं, तो किसी की बुनियाद पे लड़ते हैं ना कि वो वजीर आजम के तौर पे असर्ट करते हैं। यहाँ पे तो मसला ये था कि जिस लाडले को शौक से लाया गया तो उसने मुल्क का बट्टा बिठा दिया था, बजाय के कारकर्दगी बताता वो कुछ कि पहले तो वो 5 साल के बाद कहता था ना मैंने केपी पुलिस ठीक की थी, और उसने कहे थे मैं इतने सैकड़ों डैम बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कुछ भी नहीं है ना बयानिया। ये जो आप और हम सवाल कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, ये क्या है? सियासत इसी चीज का नाम है ना कि उन्होंने अपने टाइम का टाइम नहीं लेना। नवाज शरीफ 16 महीने पे नहीं आते, वो जाते हैं कि जब मुझे निकाला, इस मुल्क की तरक्की चल रही थी, तो क्या बुराई की उसने? या तो ये बताया ना कि हाँ वो झूठ बोल रहे थे, फिर तो बात ठीक है। अगर वो ठीक बोल रहे थे, और गुस्सा भी सारे का सारा आप सामने आ चुका है, आज कोई चीज छुपी नहीं हुई है कि किस तरह निकाला गया, किस तरह बनाया गया, और फिर उसको दोबारा निकाला इमरान खान को। आज वो कहां फंसे हैं? इस वजह से फंसे हैं। अब अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो क्या उन्होंने मुकालमे के लिए कभी सियासी जमातों को पुकारा? उन्होंने 4 अगस्त की रात को भी पहली दफा पीडीएम का नाम लेके कहा और इस्टेब्लिशमेंट, जब 5 अगस्त को उनको पता था सुबह मुझे सजा हो रही है, वरना वो तो सियासतदानों का नाम ही नहीं लेते। उनकी तो थी वही, मीर जाफिर भी हो, मीर सादिक भी हो, और मुझे फिर दोबारा बनाओ। इसके अलावा उन्होंने क्या किया? खान साहब ने मुझे बता देना क्या बात की उन्होंने आज तक, 9 अप्रैल से लेके अब तक उनकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? तो अच्छा, तो भट्टी साहब, अच्छा ठीक है राना साहब, भट्टी साहब, तो ये तासुर इसका मतलब है बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2018 में तो इमरान खान को लाया गया था, लेकिन 2023 में नवाज शरीफ साहब को नहीं लाया गया। अच्छा, मेरी गुजारिश है, एक तो मैं हिस्ट्री बता दूं। 21 में वजीर खजाना बने थे, यूसुफ रजा जिलानी को तोहफा दिया था,
और मैं गलती से उस फैमिली को 40 साल से जानता हूँ, मुझसे ये ज्यादा जानते हो कि मैं किसी सियासतदान का तर्जमान नहीं, मैं लानत डालता हूँ उस साफी पे जो किसी एक सियासतदान का तर्जमान हो। नहीं, मैंने कभी टिकट नहीं मेरी भाई के लिए और मेरे भाई तुम्हें घड़ी क्यों चुभ रही है इतनी? तो क्यों कर रहे हो? खुल के बात करो। सरकारी तौर पे अगर जातियात पे आना तो मैं बताऊं आप कौन से गांव में पैदा हुए, मैं बताऊं आप किससे मंथली लेते हो। 12 इलेक्शन के नाम बेटा एक जगह पे कह रहे थे अभी तक 12 आम इंतखाबात नहीं हुए, आपने कवर कर लिया पाकिस्तान में। तो यार मेरे भाई यार आप मिर्ची क्यों खाते हो इतनी? हंसो, मैं तो बिल्कुल मेरे हंसो, मैं तुम्हारी औकात बताऊं कैसे आए तुम? आपकी औकात साफत को बताओ तुम्हारी औकात। हाँ बताएं मुझे, औकात बताओ। बच्चे अच्छा एक सेकंड ना करें, इस तरह से ना करें, आप दोनों बड़े सीनियर मैं जैसे आया हूँ सामने आया हूँ। ओ यार आप दोनों शख्सियात बहुत सीनियर हैं और मौजूद नादिया साहब अगर मुझे आपको अगर जवाब देना तो अपना जवाब बात करने की तो मैं नादिया साहबा मुझे बता देती आप ये साहब है तो मैं आपसे माजरत कर लेता। नहीं राणा साहब इनका जवाब देने थे, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। भट्टी साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा मेरी अर्ज सुन ले, मेरी नजर में कोई भी सहाफी, अपनी मैं बात करूं अपनी, मैं फिर कह रहा हूं किसी भी जमात का तर्जमान हो तो मुझे निसार उस्मानी अल्लाह जन्नत नसीब करे कहते थे उससे सहाफत का हक ही नहीं है। उनका ख्याल था कि सहाफियों को जज से ज्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ इमरान खान ने कुछ गलत किया 100 दफ़ा सजाएं दें, अदालतें भी हैं अदारे भी हैं। मेरा मौक़िफ़ है जिस तरह आज जुल्म हो रहा है, नादिया जमील मेरे कहने पे मीडिया के बारे में क्या इंस्ट्रक्शन आ रही हैं, हम किसको दिखा सकते हैं किसको नहीं दिखा सकते, कौन गिरफ्तार हो रहा है कैसे हो रहा है, ये पूरी पाकिस्तान में घूमे और जो फैक्ट्स हैं लोगों को बता दें। अगर इमरान खान ने गलत किया 100 दफ़ा सजा मिलनी चाहिए, जो डील करके आया उसे पहले भी सजाएं दो आज भी दो। लेकिन अब ठीक है सियासत को ना इख्तलाफ राय को इन्होंने जाती दुश्मनी में बदल दिया, उसमें सारे ही शामिल हैं। खुदारा इस रविश को ख़त्म कर दें, इससे मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क इंतशार की तरफ जा रहा है। नई जनरेशन को हम आग दे रहे हैं एक दूसरे को जलाने के लिए। साफ शफाफ इलेक्शन हो, जिसने मियाँ साहब की हुकूमत गिराई या नवाज शरीफ साहब की गिराई, इंडिपेंडेंट कमीशन बना ले, जो जिम्मेदार है उसे करार वाकया सजा दे। मेरी ये गुजारिश है। लेकिन इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए। मेरी अपनी राय है कि इस वक्त जो किसी एक जमात को कॉर्नर किया जा रहा है, माजी में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन मेरे भाई की अपनी राय है, जो मर्जी दे उनका हक है। नहीं खैर, अब तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी निगरान हुकूमत को खत लिख दिया है। आमिर इलियास राणा साहब ये बताएगा कि इस इलेक्शन के नतीजे में जो मियाँ साहब कह रहे हैं कि हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए और उसके बगैर हुकूमत इस तरह से नहीं चलेगी, आपको लगता है कि 2/3 अक्सरियत इस वक्त नवाज शरीफ या नून लीग इस पोजीशन में है कि उसको मिल जाएगी और वो बगैर किसी सहारे के अपनी हुकूमत बना सकती है? भट्टी साहब ने जो आखिरी बातें की उनसे टोटल मुत्तफिक कि रास्ता शफाफ इलेक्शन का बनना चाहिए, लेकिन हकायक ये है कि ये नहीं बनेगा। कोई रास्ता लेना चाहता ही नहीं है, कोई रास्ता देना चाहता ही नहीं है। उसके लिए 9 मई पे पब्लिकली माफी मांगनी पड़ेगी कि हाँ, उस जुर्म को कबूल करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से पूरी सियासी वर्कर्स की एक फील्ड को भी अताब में ले आए और वो इदारे ये काम कर रहे हैं और वो नहीं माफ करेंगे। आपको मैं ये इमरान खान कौन कबूल करे जिनके ऊपर इमरान खान, लेकिन इमरान खान साहब तो कहते हैं कि इसकी भी साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। एक मिनट उन्होंने कहा मुझे जब पकड़ेंगे कमांडोज तो मेरे लोग कंटोनमेंट्स में जाएंगे, और तब कहा जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया था मेहमान बना के। आपको पता है अगर ये उस दिन भी ये गुफ्तगू ठीक कर लेते शायद तलखी वहां तक ना पहुंचती। ये मेरी और आपकी लड़ाई नहीं हो रही, ये सियासी जमातों के साथ लड़ाई नहीं हो रही, ये स्टेट के साथ लड़ाई इमरान खान साहब ने खुद लड़ी। वो जाने उनका काम जाने, वो ले ले सियासत में रास्ता ले, उनको सियासी जमातों के पास जाना चाहिए था। जब 2014 का धरना चढ़ाया, आज तो पता है ना सबने कि किस किस ने मिलकर चढ़ाया था। नवाज शरीफ किसके पास गए थे? नवाज शरीफ गए पीपल्स पार्टी के पास, JUI के पास, उन सबको अपने साथ में लाया जो उनके मुखालिफ थे। सियासत का नाम सियासतदानों से रास्ता लेता है। उन्होंने अपनी एक पक्की जिद बनाई, आज वो मुश्किल में चले गए। नहीं होना चाहिए किसी को भी मुश्किल में, सियासी वर्करों को भी नहीं होना चाहिए, सियासी लीडरों को भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी सबक भी तो सीखना चाहिए ना कि हमें जाना कहाँ है और हमने बात किससे करनी है। चले ठीक है आमिर साहब। अच्छा भट्टी साहब जरा नून लीग से निकल जाते हैं, नवाज शरीफ साहब जरा पीपल्स पार्टी पे आ जाते हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब के माबैन क्या चल रहा था सर, क्या चल रहा है?
देखिए नादिया, मेरे ख्याल में इख्तलाफ हो सकता है लेकिन नाराजगी कोई नहीं है। इख्तलाफ इस वक्त एक ही है, एक तरीके इंसाफ, एक एंटी तरीके इंसाफ। उसी वजह से मजूर वजूद में आई PDM। आपको याद होगा हमारे भाई कुछ लोग कहते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट के मर्जी के बगैर अदम एतमाद आ नहीं सकता। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैं अब नाम भी नहीं किसी का लूंगा, कोई मेरा भाई नाराज हो, मैं ये भी नहीं चाहता मुझसे कोई नाराज हो। सारे के सारे कह रहे थे रिजाइन देना है। अब आज भी पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग होगी अगर तरीके इंसाफ का सफाया हो जाता है, जैसे उनसे वादा किया गया था मुबैना तौर पर कि तरीके इंसाफ एज ए जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। ये 6 महीने पहले भी मैं गुजारिशात कर रहा था। ये डिमांड है, पूरी होती या नहीं होती मुझे गैब का इल्म नहीं है। बिलावल बट पीपल्स पार्टी, मेरा अपना यकीन है अंदरून सिंध हुकूमत बना लेगी इस दफा भी अकेले, जितने मर्जी इत्तेहाद बना ले। पंजाब में उनका वोट बैंक नहीं है। पंजाब में जो मेरे सर्वे, मेरी ख्याल है, मेरी ख्वाहिश कोई नहीं है कि पहला नंबर तो PTA का वोट, दूसरा नून लीग का, इस्तेकाम पार्टी का भी नहीं है, पीपल्स पार्टी का भी नहीं है। अगर इस्तेकाम तरीके इंसाफ रास्ते से हट जाती है जिसका मेन वोट बैंक है, तो फिर मियाँ साहब के लिए रास्ता बादी नज़र में खासा साफ है। जो हम बिलावल भुट्टो तो खुद कह रहे हैं कि ये लाड़ने हैं, सिलेक्शन हुई तो हम नहीं मानेंगे। ये तो मैं तो नहीं ना कह रहा, ये तो आप तो नहीं कह रही। टाइम मेरे पास तो थोड़ा सा इसका शॉर्ट है, मतलब भट्टी साहब है माजरत, मैं सिर्फ आमिर इलियास राणा साहब से वन लाइनर ले लूं। आमिर इलियास राणा साहब, क्या सूरत हाल इस समय बन रही है? आने वाले इलेक्शन में आप PTI को कॉन्टेस्ट करता हुआ या इलेक्शन जो बैलेट पेपर है उस पर बल्ले का निशान आप देख रहे हैं? पहली बात, बिल्कुल पीपल्स पार्टी आराम से सिंध में गवर्नमेंट बनाएगी, कोई इशू नहीं है। और पंजाब में PTI कट टू साइज हो चुकी है, फर्दर होगी। कितनी बचेगी उस वक्त आप और हम ज्यादा इस पे अच्छी बहस करेंगे जब इलेक्शन के कागजात में नामजदगी होंगे। बल्ले का निशान हो या ना हो, अगर PTI के लोग आजाद भी लड़ेंगे तो सबको पता है, कोई चीज छुपती नहीं है कि कौन किसका कैंडिडेट है, वोट पड़ जाएगा उनको इमरान खान का। लेकिन इशू यह है कि वो लोग जिनको इलेक्शन लड़ना है वो इस काबिल होंगे कि वो 70% इलेक्शन होता है आखिरी 2 दिन का, यानी 7 और 8 फरवरी को वो अपने वोटर को ले जाने का इंतजाम कर सकेंगे। उसके ऊपर आपको और हमें इलेक्शन को देखना होगा। ये सारी जमीनी हकायक है, कोई बाहर के नहीं है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। राणा साहब आपका भी शुक्रिया, भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़े बेहतरीन दोनों की अपनी अपनी तरह से तज्जिए थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। सिंध में आजकल सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ 5 जमातों का इत्तेहाद हो चुका है। MKM नून लीग के साथ हाथ मिला चुकी है, वो भी इस इत्तेहाद का एक हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल साहब से एक ज़माने में ये बात हो रही थी कि शायद वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, तो जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया है। लेकिन आज की तारीख में कई वो MKM के नाराज़ लोग पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के बाद सिंध में पहली दफ़ा जो नारे लग रहे हैं वो भी बिल्कुल एक तारीख में पहली दफ़ा हमने देखा है कि जिए महाजिर जिए भुट्टो। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या कोई सियासी हिकमत अमली है? मुजम्मिल कुरैशी साहब जो हाल ही में MKM से इन्होंने PP ज्वाइन की है, ब्रेक के बाद मुझसे बात करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर हम बात सिंध की करें ना और सिंध के कैपिटल कराची की करें तो उसकी सियासत बहुत को मुख्तलिफ होती है मुल्क के दीगर हिस्सों की सियासत की तरह से बरक्स। सिंध में पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी ही वहाँ पर हुकूमत बनाती है, उनका अपना वज़ीर आला होता है। और हकीकत यह है कि कोई जमात भी उसको टफ टाइम दूर दूर तक नहीं देती अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, यानी इंटीरियर सिंध की बात करें। बट एज़ फार एज़ कराची इज़ कंसर्न तो कराची की एक अपनी तारीख है। पहले MKM रही है, उससे पहले की तारीख मुख्तलिफ रही है, जमात इस्लामी भी रही, कभी पीपल्स पार्टी भी रही, लेकिन बहरहाल कई दिहाइयों तक MKM ने उस पर राज किया। और ये भी एक अलमिया है कि बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो अर्बन और रूरल सिंध की जो डिवीज़न है वो जितनी हमें सिंध में स्ट्रॉन्ग नज़र आती है किसी और सूबे में हमें नज़र नहीं आती। और कोटा सिस्टम, तालीमी इदारों में जॉब्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, एक लंबा किस्सा है, एक लंबी कहानी है। और शायद यही वजह है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो MKM जो है वो माजिर कार्ड इस्तेमाल करती है और पीपल्स पार्टी हमें कहीं ना कहीं सिंध की और सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हुए नज़र आती है। इस वक्त मेरे साथ मुजम्मिल कुरैशी साहब मौजूद हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में MKM के रहनुमा, फॉर्मर MPA MNA MKM के टिकट से रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है। मुजम्मिल कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मुझे मदद करने। अच्छा, मैं ब्रेक से पहले भी एक बात कर रही थी कि जब मुस्तफ़ा कमाल साहब से और उसके बाद मैंने फारूक सत्तार साहब से भी ये पूछा कि कुछ लोगों की पीपल्स पार्टी में जाने की खबरें हैं, क्या वो आप हैं? तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो ये कहा कि मेरे ऊपर अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया। उसके बाद जब फारूक सत्तार साहब से पूछा तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर भी इतना बुरा वक्त अभी नहीं आया। तो फिर आप पर इतना बुरा वक्त कैसे आ गया मुज़म्मिल कुरैशी साहब? देखिए बुरा वक्त मुझ पे नहीं, कराची आइट पे आया, महाजिर कौम पर आया। और मैं ये समझता हूँ कि मैं तकरीबन 5 साल से बिल्कुल ही पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं था, और मैं 5 से 5.5 साल पहले MQM को खैरबाग कह चुका हूँ। तो अभी सूरत हाल ये बनी कि पिछले 5 सालों के अंदर जो भी सूरत हाल मैं देख रहा था कि कराची के लोग जिस तरह से दर बदर घूम रहे थे, उनको एक उम्मीद थी किसी टाइम पर PTI से, वो भी नाउमीद हो गए। उनको फिर उम्मीद दोबारा MQM से बनी तो वो भी नाउमीद हो गए। अब मसला ये था कि बहैसियत एक आम शहरी के, बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर के, मेरे पास ऑप्शन जो है बहैसियत एक महाजिर के कि मैं किस पार्टी में जाकर जाऊं और अपने लोगों के, अपने करीब के इलाके के लोगों के मसाइल को हल कर सकूं, उनके मसले को हल करा सकूं। तो मेरे पास जो ऑप्शन था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था। आपके पास ऑप्शन जमात इस्लामी या PTI क्यों नहीं था? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि PTI आज से 5 साल पहले आपके सामने की पोजीशन है क्या थी, और अभी आप देख लें कि उन्होंने पिछले 3 सालों के 4 सालों के अंदर, अभी तो मैं PTI को डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले कराची के लिए उन्होंने क्या किया, सिवाय अनाउंसमेंट किए और कुछ नहीं किया। अच्छा, लेकिन क्या वजह थी? ठीक है मुज़म्मिल कुरैशी साहब, एक सेकंड, सॉरी, कमाल भाई की है कि इतना बुरा वक्त, तो बहरहाल हम जैसे बहुत से कारकुनान हैं ऐसे जो शायद किसी गिनती में नहीं आते, जिसी वजह से वो इधर से उधर जा रहे हैं और वो जाते भी रहेंगे। अभी क्या मजीद लोग भी MQM छोड़ के पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, मेरे पास तो मुख्तलिफ जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जान जो है ना, वो पॉलिटिकल वर्कर होता है। तो वर्कर तो मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में राब्ते में हैं, चाहे वो MQM के हों, चाहे वो दीगर और किसी पार्टियों के हों, इंक्लूडिंग PTI। तो मैं तो समझता हूँ कि लोगों के पास कोई ऑप्शन जो है वो ज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, तो वो क्या करें कि इस बात पर कि उन्होंने फिर देखा भी कि करा भी किस तरीके से पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्योंकि उनकी कुछ पॉलिसीज में तब्दीली नजर आ रही है लोगों को, तो वो इसी तरफ का रुख कर रहे हैं। अच्छा। जमात इस्लामी की भी आपने बात करी थी, जमात इस्लामी भी ठीक है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाई। 4-5 महीने से आप देख रहे हैं कि उनके पास जो है वो मुख्तलिफ टाउन मौजूद हैं, लेकिन सिवाय वही रोना कि जो MQM का था कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो ऐसे बेइख्तियार लोगों के पास जाके क्या फायदा कि मैं फिर इनके पास इख्तियार है उन्हीं के पास चले जाऊं। अच्छा, मुज़म्मिल कुरैशी साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि कराची मतलब सिंध में अर्बन और रूरल की जितनी स्ट्रॉन्ग डिवाइड है वो वहाँ पर कहीं दूसरे सूबे में नहीं है। सिंधी महाजिर, पठान महाजिर, फला महाजिर, ये सब चीज़ें भी हमने देखी हैं, लेकिन तारीख में पहली दफ़ा हमने ये देखा, बल्कि मैं एक शॉर्ट क्लिप है वो चलाऊँ, लोगों को इस पर बड़ी हैरत भी हुई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हद तक भी हमने देखा कि महाजिर एंटिटी को वो एक्सेप्ट करने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन पहली दफ़ा तारीख में क्या नारे लगे हैं कराची में, ज़रा सुनिएगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी को क्या इस वक्त जरूरत पेश आई और क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की है? क्योंकि जो माजी रहा है हमेशा से कहा गया कि पीपल्स पार्टी जो है वो कराची दुश्मन उसकी पॉलिसीज रही हैं। मुज़म्मिल कुरैशी साहब, देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने पॉलिटिकल ग्राउंड को खाली नहीं छोड़ना चाहती, तो यकीनन पीपल्स पार्टी के पास कुछ न कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से गैप आया होगा, और वो ये जो महाजिर कम्युनिटी है उनके जरूर नुमाइंदगी उनके पास जरूर थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन पिछले 3-4 सालों में 5 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में मुहाजिरों पर, उर्दू स्पीकिंग पर बहुत काम किया है, जिसकी वजह जो है जिसकी आप मिसाल जो है वो अब मुर्तज़ा वहाब साहब को देख लेंगे, कराची के मेयर जो है वो कोई सिंधी स्पीकिंग नहीं है, ये महाजिर ही है। इसी तरीके से और भी आप देख लें, वकार मिर्जी साहब देख लें, लेकिन वो अपने आप को कभी महाजिर कहते नहीं है, वो कहते हैं मैं सिंधी हूँ, वो कहते हैं मैं उर्दू बोलने वाला सिंधी हूँ। देखिए, सिंध में रहते हैं तो हम सिंधी हैं, लेकिन हमारी एक शनाख्त है, जब हम शनाख्त की बात करेंगे तो हम महाजिर हैं। अच्छा। और ये बात जो है वो नासिर शाह साहब ने भी जो जलसा था उसमें खड़े होकर जिए भुट्टो जिए महाजिर का, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
नेशनल लेवल की पार्टी है। वो जीए महाजिर भी कहेगी, जीए सिंध भी कहेगी, जीए पंजाब भी कहेगी, जीए बलूचिस्तान भी कहेगी। चलें, एक आखिरी सवाल मुजम्मिल कुरैशी साहब, एक आखिरी सवाल। पिछले 5 साल से आपने कहा कि मैं सियासत में एक्टिव नहीं था, आपको एमक्यूएम से शिकायतें क्या थी और क्या हैं? देखिए, मुझे कोई, मैं जाहिर है एमक्यूएम का पार्ट रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूंगा कि वहां पर थोड़ा सा मुझे महसूस ये होता है, अब कोई बुरा ना माने, कि एमक्यूएम जो है वो एक कंपनी की तरह चल रही है, जिसमें कभी 1 या 2 हेड आते हैं, वो तब्दील हो जाते हैं, और उनके नीचे जो है वो कोई 200 लोग ऐसे हैं जो फैजियाब हो रहे हैं मुस्तकिल तरीके से, और इसके अलावा और कोई नहीं है जिनको कोई मराद मिल रही हो या कुछ मिल रहा हो। उसके अलावा ये देखें ना कि ये इनकी पॉलिसीज भी उस तरीके से स्ट्रांग नहीं है। पिछले 5 सालों में हुकूमत में रहे ना, वफाकी हुकूमत में, आप मुझे बता दें कौन सा ऐसा काम है जो इन्होंने किया हो, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो, चाहे वो अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, दोनों में वफाक का हिस्सा तो रहे, तो फिर हमें कराची को क्या मिल गया? ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल कुरैशी। और कराची की सियासत में, सिंध की सियासत में एक अहम तब्दीली है, और वो जो डिवाइड है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, अगर वो डिवाइड ख़त्म हो जाती है तो ये कराची के लिए भी बेहतर होगा, अर्बन रूरल सिंध के लिए भी बेहतर होगा, पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। नफरतें वैसे भी कम ही होनी चाहिए। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।